इस ऑर्गेनाइजेशन का नेम है लीडरशिप भोलेभाट प्राइवेट लिमिटेड। 2012 में हमने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी। अहमदाबाद गुजरात में हमने हमारा खुद का एक स्कूल ओपन किया था। वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 2023 में हमने बेसिकली पियर्सन पब्लिकेशन को खरीदा। पियर्सन पब्लिकेशन जो है ये इंडिया का नहीं वर्ल्ड का सबसे बड़ा बुक किताब छापने वाली कंपनी, अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिनको बेसिकली हमने 2023 में हमारी संस्थान के साथ जोड़ा, एक ही मोटिव के साथ में कि चाहे वो इंदौर के एडवांस एकेडमी का बच्चा हो, चाहे वो कुक्षी के एक हमारे स्कूल का बच्चा हो, उन स्कूल और इस स्कूल की बच्चों की पढ़ाई में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। अब अंतर आता कहां से है? किसी भी बच्चे की पढ़ाई में अंतर आता है क्वालिटी ऑफ बुक्स के माध्यम से। तो हमने इस स्कूल में बेसिकली पियर्सन के साथ में मिलकर इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, सो दैट आपके हर बच्चे को अब जो किताब मिलेगी वो पियर्सन की बुक्स मिलेगी, जहां पर बच्चा बेसिकली पियर्सन की किताबों से पढ़ाई को आगे बढ़ेगा। ठीक है, बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन में आज हम ऑलरेडी भारत में 10,000 से ज्यादा स्कूल के साथ में काम कर रहे हैं। आज अगर मैं बात करूं बिल्कुल आसान शब्दों में आपको बताऊं तो शिक्षा का जो तरीका है इसमें बदलाव आया है। यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं, मैं आप सभी से ये चीज जानना चाहता हूँ, जब आप पढ़ाई करते थे और आज जब आप अपने बच्चों की पढ़ाई देखते हैं तो आपको आपकी पढ़ाई में और बच्चों की पढ़ाई में कुछ अंतर देखने को मिलता है मैम? अंतर देखने को मिलता है, काफी बड़ा अंतर है बच्चों की पढ़ाई आज के टाइम में और आपके टाइम की पढ़ाई में। तो जाहिर सी बात है, जब समय बदला तो समय बदला, समय के साथ में शिक्षा पद्धति में भी सुधार करना होगा, पढ़ाई के तरीकों में भी सुधार करना होगा, टीचिंग में भी हमें सुधार करना होगा। सो वही किस तरीके से सुधार होने वाला है, क्या पर्टिकुलर चेंजेस हम लेकर आने वाले हैं हमारे रम्पी डम्पी एकेडमी कुक्षी में, उसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा करने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर हैं, मैं सभी पेरेंट्स से एक एक करके सवाल करूँगा। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज स्कूल में आपको इनवाइट किया हुआ है, आई एम सो थैंकफुल कि आप आज स्कूल में आए। मैं जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे आप बता सकते हैं कि क्यों आज स्कूल में आप आए हुए हैं, क्या चीज़ आपको अभी तक समझ में आई? अभी सर ये अभी इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मेरा एजुकेशन स्टाइल भी इतना ऊंचा नहीं। कोई बात नहीं, बच्चे ने बताया होगा कि पापा स्कूल में चल रहे हैं, पढ़ाई के बारे में, नई तकनीक के बारे में समझाने वाले हैं। ठीक है, सर ने कहा नई तकनीक के बारे में समझने वाले हैं। मैं जितने भी पेरेंट्स बैठे हुए हैं, पालकगण यहाँ पर बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, उनके फादर बैठे हैं बच्चों के, मैं आप सभी से मैं सर जानना चाह रहा हूँ, लास्ट में सर बैठे हुए हैं, मैं सर आपसे भी जानना चाहूँगा ये चीज़ कि आपके टाइम में जब आप पढ़ाई कर रहे थे, हो सकता है आप सभी ने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की हो, चूँकि मेरे फादर साहब ने भी हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, एंड आज के टाइम पर आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, क्या अंतर आपको देखने को मिलता है आपके टाइम की पढ़ाई में और आज के टाइम की पढ़ाई में? मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, क्या पर्टिकुलर बेसिक डिफरेंस आप चेक कर पाते हैं आज की पढ़ाई में और आपके बच्चों की पढ़ाई में? सर चेंज तो बहुत है, हमने तो हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है, पर आज की जो पढ़ाई है वो बहुत हाई क्लास पढ़ाई है। और आज जब हम 8वीं 10वीं में पढ़ते थे, जब वो क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ाई मिल रही है हमको, बच्चों में बहुत प्रोग्रेस है इस बारे में। थैंक यू सर। सर ने कहा बेसिकली कि पढ़ाई का जो पैटर्न है वो समय के साथ डिफिकल्ट हो चुका है, पढ़ाई जो है वो पहले से काफ़ी कठिन हो चुकी है। कोई टॉपिक आपके टाइम पे 10वीं में पढ़ते थे, आज के टाइम पे वही बच्चा 4थी क्लास में पढ़ रहे हैं, राइट? अच्छा, मैं सर आपसे जानना चाह रहा हूँ, जिस टाइम पे आप स्कूल जाते थे, जो जिस तरीके के क्लास का वातावरण होता था, वही वातावरण आज अपने बच्चों की क्लास में भी देखते हैं? सर पहले से बहुत चेंजेस है। एक्चुअली मैं ओरिजिनल कॉलेज हिमाचल प्रदेश से पढ़ा हूँ। हाँ जी सर, तो 2010 की बात है, मैंने भी 12th पास किया है। तो आज की जो एजुकेशन है और उस टाइम के एजुकेशन को मैं देखता हूँ तो काफ़ी समथिंग 80% का लेवल चेंज हो चुका है। अपने टाइम में तो हिंदी मीडियम रहता था, आज के टाइम में इंग्लिश हाई स्पीच हो चुकी है, हर जगह इंग्लिश को यूज़ किया जाता है और समथिंग आज की जो एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर पहुँच चुकी है। सर ने कहा एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। मैम आप लोगों से सर आपसे ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ, सभी ने यहाँ पर बताया कि हमारे टाइम पे हिंदी मीडियम था, आज के टाइम पे इंग्लिश मीडियम है, उतने ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं रहते थे, पर आज के टाइम पे हर माता पिता ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चों को जितनी सुविधा मिल पाए उतनी सुविधा हर माता पिता अपने बच्चों को दिलाना चाहता है। बट यहाँ पर सब पेरेंट ने कहा कि पढ़ाई में बदलाव आ चुका है, पढ़ाई कठिन हो चुकी है, परंतु
अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों पे पॉइंट करने के लिए कहूँगा कि आपने कहा क्लासेस बदल चुकी हैं, आपने कहा पढ़ाई कठिन हो चुकी है, परंतु कभी आपने ये देखने की कोशिश की कि आपके बच्चे की जो क्लास में पढ़ाया जाता है या जिस तरीके से पढ़ाया जाता है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, राइट? जिस तरीके से आप जब अपने स्कूल में जाते थे उस टाइम पे एक क्लास में 40-45 बच्चे बैठा करते थे एंड एक 40-45 बच्चों को पढ़ाने के लिए 40-45 मिनट के लिए मास्टर जी क्लास में आया करते थे। ऐसा होता था सर? आपके टाइम पे भी 40-45 बच्चों का पूरा बैच होता था, एक टीचर आते थे और 40 बच्चों पे उनको फोकस करना होता था। मैं आप लोगों से भी, जहाँ पे टीचर्स बैठे हुए हैं वहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मैं स्टूडेंट आपसे कहूँगा कि प्लीज आपस में बात ना करें, मुझसे बात करेंगे तो शायद ज्यादा आनंद आएगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा, ठीक है? आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू गाइज दैट क्या इट इज अ प्रैक्टिकल पॉसिबल थिंग फॉर अ सिंगल टीचर टू टीच इन अ 40 मिनट ऑफ अ क्लासरूम फॉर एवरी सिंगल स्टूडेंट? क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल होता है किसी भी एक टीचर के लिए कि वो 40 बच्चों पे इक्वल तरीके से फोकस कर पाए, राइट? मैं सर आप लोगों से जानना चाहूंगा, मैम आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्या ये पॉसिबल है किसी भी एक शिक्षक के लिए कि वो 40-50 मिनट की क्लासरूम में सभी बच्चों पे इक्वल तरीके से ध्यान दे पाए? है क्या सर पॉसिबल? लास्ट में मैं जानना चाह रहा हूँ सर, पॉसिबल है क्या सर? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, सुन नहीं रहे आप मेरी बात को, राइट? क्या ये पॉसिबल है कि एक क्लासरूम में 40 बच्चे बैठे हुए हैं और हर 40 बच्चों तक हमारा टीचर 40 मिनट में सब कुछ पढ़ा के ले जाए? क्या ये है परिवार? आप क्या काम करते हैं सर? मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं आपसे बात करूंगा, मैं आज आप सभी से बात करने के लिए आया हूँ। क्या काम करते हैं सर? खड़े होकर बिल्कुल बेझिझक होकर बात कीजिए। क्या काम करते हैं सर आप? कपड़े की शॉप है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि 40 मिनट में 40 कस्टमर आपके पास आ जाते हैं तो क्या आप 40 मिनट में 40 कस्टमर के ऊपर फोकस कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। जितनी भी यहाँ पर माताएं बहनें बैठी हुई हैं मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या इट इज़ अ प्रैक्टिकल पॉसिबल थिंग? ये प्रैक्टिकल पॉसिबल हो पाएगा कि 40 मिनट में 40 अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ बना लें आप और सभी सब्जी में ध्यान दे पाएंगे किसमें नमक गया है, किसमें मिर्ची गई है? नहीं ध्यान दे पाएंगे ना। तो ऐसे ही बच्चों की एक 40 मिनट की क्लास में भी हर चीज़ वो पॉसिबल नहीं हो सकती है कि हमारा एक टीचर सभी बच्चों के ऊपर ध्यान दे पाए, ठीक है? अब मैं आप लोगों से एक और चीज समझूंगा कि आज आप अपने बच्चे को देखते हैं, बहुत बारीकी से आप नोटिस करते हैं और आपने अपना बचपना भी देखा है। उस टाइम में आपका सीखने का तरीका अलग होता था और आज के टाइम में यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनका सीखने का तरीका अलग है। मानते हैं आप सब लोग ये चीज? आपका सीखने का तरीका अलग था, वे ऑफ लर्निंग अलग थे और आज के टाइम की वे ऑफ लर्निंग अलग है, राइट? अब आपके टाइम पे शायद हम कह सकते हैं कि मोबाइल नहीं था। आज के टाइम पे आप किसी भी बच्चे से मोबाइल छुड़ा कर देखिए, वो बच्चा कभी चिड़चिड़ाने लग जाएगा अगर आप उससे बार बार फोन छीनेंगे तो। आज स्कूल में बच्चे ने जो कुछ भी पढ़ा वो घर पर जाकर यूट्यूब पे माध्यम से चीज़ों को देखना चाहता है, राइट? अब जाहिर सी बात है कि चीज़ें बदली, संसाधन बदले, टेक्नोलॉजी आई, परंतु हमारी क्लासरूम अभी भी वैसे ही है जैसी आपके टाइम पे थे, उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। आपके टाइम पे भी 40 बच्चे, आज के टाइम पे भी 40 बच्चे, आपके टाइम पे भी एक टीचर के ऊपर सारी जिम्मेदारी दे दी जाती थी, आज के टाइम पे भी हमारा एक टीचर कोशिश करता है 40 बच्चों को प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ा ले। तो ये सबसे बड़ा समस्या समझ रहे हैं आप सभी लोग कि इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। पढ़ाई का डिफिकल्टी लेवल बढ़ा, पढ़ाई कठिन हुई, आप लोगों की अपने अपने बच्चों से अपेक्षाएं बढ़ गई कि भाई आपके बच्चों के अच्छे नंबर आने चाहिए, बेटा अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं मतलब इस स्कूल में कि अच्छे से पढ़ाया नहीं जा रहा है। अपेक्षाएं हर पेरेंट्स की बढ़ी, परंतु पढ़ाई का तरीका नहीं बदला। आज आप इस शहर के कोई भी स्कूल में जाइए, वहां पर भी वही तरीका था अभी है जो इस स्कूल में था वो तरीका, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, ठीक है? तो यहाँ पर जब आपके बच्चों का सीखने का तरीका अलग अलग, तो जाहिर सी बात है उन बच्चों को पढ़ाने का तरीका भी उनके हिसाब से रखना चाहिए। सही कह रहा हूँ सर मैं, राइट? अगर आज आपका बच्चा है, कौन सी क्लास में है आपका बच्चा सर? 6th क्लास में सर का बच्चा है, आपका बच्चे का सीखने का तरीका कुछ अलग हो सकता है। मान लीजिए आज अगर मैं बात करूं तो हमारी नेशनल गवर्नमेंट की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने 2023 में बनाया, ध्यान से सुनिएगा आप लोगों के लिए जरूरी है, जिससे जब अगली बार आप अपने बच्चे से बात करें तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। एज अ पालकगण अगर आप लोग कहीं पे पैसा लगाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो ये आपका हक बनता है एजुकेशन के बारे में जानने के लिए। एंड शोभा मैम के नेतृत्व में उन्होंने ये निर्णय लिया कि पेरेंट्स को आज यहाँ पर बुलाएं, अगर वो फीस जमा करते हैं तो उन पेरेंट्स को ये पता भी तो होना चाहिए कि स्कूल में क्या बदलाव हो रहा है।
राइट। तो जाहिर सी बात है सर, नेशनल गवर्नमेंट ने क्या किया, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने 2023 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को बनाया। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, करिकुलम का मतलब कोई मुझे बताएगा? यहाँ पर इतने पेरेंट्स बैठे हुए हैं, सर पता है करिकुलम का मतलब क्या होता है? करिकुलम का मतलब होता है पाठ्यक्रम, है ना। 40 मिनट की क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, पढ़ाई कराने से पहले क्या टीचर पढ़कर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, वो सारी चीजों को क्या कहा जाता है? पाठ्यक्रम कहा जाता है, करिकुलम कहा जाता है। इसको गवर्नमेंट ने सबके लिए एक सामान्य बनाया, चाहे वो इंटरनेशनल का स्कूल हो, चाहे वो इंदौर का बहुत बड़ा स्कूल हो, चाहे वो छोटे शहर का स्कूल हो, सभी के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को फिक्स किया गया। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में क्या चीज बनाई, क्या चीज निकाली, जो कि 2026 तक हर स्कूल को लेकर आनी है अपने साथ में, उसको कहा जाता है मल्टी मॉडल लर्निंग। क्या कहा जाता है सर? जी सर, क्या कहा जाता है? मल्टी मॉडल लर्निंग। क्या नाम से समझते हैं सर, क्या है मल्टी मॉडल लर्निंग? नाम से ही समझ आ रहा है क्या है मल्टी मॉडल लर्निंग? कोई बताएगा मुझे? सर आप बताएंगे क्या समझ आता है इस नाम से? मल्टी मॉडल लर्निंग क्या हो सकता है? सर को माइक दीजिए प्लीज। डिफरेंट क्लासेस के बच्चों को अपने लेवल के हिसाब से कंटेंट एंड एजुकेशन प्रोवाइड करना। ग्रेट ग्रेट। सर ने कहा बेसिकली, इसको मैं थोड़ा सा और करेक्ट करता हूँ। देखिए, हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है, ठीक है। आपके बच्चे का सीखने का तरीका अलग है, आपके का अलग है, सर के तरीका अलग है, सर आपके बच्चे का सीखने का तरीका अलग है, किसी का भी एक जैसा तरीका नहीं है, ठीक है। अब जाहिर सी बात पर क्लासरूम में जब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो वो जो टीचर जिस तरीके से पढ़ा रहा है, उनका खुद का एक तरीका है। क्या वो आपके बच्चे के तरीके के हिसाब से पढ़ा पा रहे हैं? नहीं पढ़ा रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में मल्टी मॉडल लर्निंग को इंट्रोड्यूस किया। मल्टी मॉडल लर्निंग यानी कि हर एक क्लास में अब आपके बच्चे के तरीके से पढ़ाया जाएगा। क्या क्या तरीके हो सकते हैं, मैं जानना चाहूंगा पेरेंट्स आप लोगों में से। बीच में मैम आप लोगों से जानना चाहूंगा, कौन सी क्लास में है आपका बच्चा? सर माइक दे दीजिए प्लीज। क्या मैम, कौन सी क्लास में है आपका बच्चा? 12th 7th। एक 7th क्लास में। हम 7th क्लास वाले बच्चे की बात करते हैं। किस तरीके से जल्दी सीख जाता है आपका बच्चा? थोड़ा टाइम लगता है। टाइम लगता है, पर किस तरीके से सीखता है? रट कर सीखता है, समझ कर सीखता है? रट कर सीखता है। मैं आप लोगों के पेरेंट्स से जानना चाह रहा हूँ, रटने की ये जो समस्या है, ये क्या आपने अपने बच्चों के अंदर देखी है? देखिए सर, आपने देखी है बच्चे रट लेते हैं आज की डेट में? आज आप यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हैं, मैं किसी भी बच्चे से अगर क्वेश्चन पूछूं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वो बच्चा पूरी डेफिनेशन बोल के बता देगा कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन अ प्लांट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। रटी रटाई चीज, गायत्री मंत्र याद नहीं है उनको पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रटी हुई है। और अगर उसी बच्चे को मैं आज बुलाकर पूछूं कि मुझे आप प्रैक्टिकल तरीके से समझाओ कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, तो क्या वो बच्चा बता पाएगा उतने अच्छे तरीके से? सर नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने चीजों को याद किया है, रटा है, ठीक है। तो इस तरीके से और भी तरीके होते हैं बच्चों को सिखाने के, जो कि मल्टी मॉडल लर्निंग में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए, जिसको शोभा मैम ने समझा, चिंतन किया। और ये जो आज हमने निर्णय लिया है, ये कोई 2 दिन में निर्णय नहीं लिया। पिछले 5 महीने से हम मैम के स्कूल मैनेजमेंट के साथ में बहुत बारीकी तरीके से डिस्कशन किया, चिंतन किया। उसके बाद हम इस निर्णय पे आए कि हाँ, हमें हमारे स्कूल में ये चीज लेकर आनी है। क्या है वो तरीके? हम उन तरीके के बारे में बात करते हैं। पहला तरीका, किसी भी बच्चे को अच्छे तरीके से चीजों को सिखाने का क्या हो सकता है? वो होता है विजुअलाइजेशन। सर क्या समझे, विजुअलाइजेशन का क्या मतलब हो सकता है? नहीं पता सर? विजुअलाइजेशन यानी चीजों को दिखाकर समझाना किसी भी बच्चे को। शोले पिक्चर देखिए आपने, उसमें ठाकुर के दोनों पैर नहीं थे, हाथ नहीं थे। सर कह रहे हैं पैर तो थे, हाथ नहीं थे। क्यों सर को याद रहा? सर क्यों याद रहा? सर ने देखा था, राइट। आज में जितनी भी यहाँ पर माताएं बैठी हैं, मदर्स यहाँ पर आई हुई हैं, मैं आप लोगों से पूछूंगा, बर्थडे पे बच्चे के जन्मदिन पे केक बनाना होता है आप लोगों को, तो मधुरी माँ आती है दैनिक भास्कर में, उसमें पढ़कर कोई नहीं बनाएगा, सब यूट्यूब पे देखेंगे। क्यों? बिकॉज वहां पर आपको अच्छे तरीके से रियलाइज होगा कि कितना 1.5 चम्मच लिखा है तो कितनी बड़ी चम्मच डालना है शक्कर की, है ना। मतलब हम इस उम्र में, राइट, सर इस उम्र में, सर ने 10 साल पहले देखी होगी शोले पिक्चर, बट उनको आज ये रियलाइज है कि भाई ठाकुर के ना पैर तो थे, हाथ नहीं थे। पर आज आप किसी भी बच्चे को बुलाकर पूछो, किसी भी आपके साथ में अगर बच्चा बैठा है, बेटा कार्टून देखते हो आप? सच बताइएगा, कार्टून देखते हो आप? कौन सा कार्टून देखते हो? सिंचैन देखते हो? डोरेमोन देखते हो कि नहीं देखा? कभी नहीं देखा डोरेमोन?
देखा है? अच्छा मुझे बताएंगे डोरेमोन की ड्रेस का कलर क्या है बेटा? ब्लू कलर है। अब मैं इसी बच्चे से पूछूं पिछले साल जो पोयम याद कराई थी वो क्या आज याद है इस बच्चे को? नहीं होगी ना। किसी से भी कोई भी मूवी का सीन पूछ लूंगा हर बच्चा बता देगा मुझे, पर मैं किताब से पूछ लूं कि पेज नंबर 12 में जो डेफिनेशन है उसको मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए, तो क्या वो बच्चा मुझे अच्छे से समझा पाएगा? नहीं समझा पाएगा, राइट? क्यों? बिकॉज ये है इम्पैक्ट ऑफ विजुअलाइजेशन। हम चीजों को देखते हैं, हमें भले लिखना आए, पढ़ना आए या ना आए, पर अगर हमने कोई चीज हमारी आंखों से देखी तो वो हमें बहुत लंबे समय तक याद रहती है। सही कह रहा हूं सर मैं? विजुअलाइजेशन एक बहुत इंपैक्टफुल एजुकेशन का तरीका है पढ़ाई का, राइट? तो हर बच्चे को भी अगर हम चीजें दिखा दिखा कर पढ़ाएं, है ना। मान लीजिए हमारा चौथी क्लास का बच्चा ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ रहा है, शारीरिक अंग के बारे में पढ़ रहा है, उसको आप याद कितना भी करा लो, कान क्या होता है, नाक क्या है, हाथ क्या है, अंदर के ऑर्गन्स क्या है, पर अगर आप उसको वो चीज दिखाओगे प्रैक्टिकल तरीके से तो उस बच्चे को अच्छे तरीके से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टी मॉडल लर्निंग में जो पहला तरीका है किसी भी बच्चे को अच्छे तरीके से सिखाने का, वो कौन सा होगा? विजुअलाइजेशन, चीजों को दिखाकर सिखाना। दूसरा तरीका क्या है मल्टी मॉडल लर्निंग में? बेसिकली आपने देखा होगा घर में जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, हम कहते हैं बच्चों के सामने कुछ गलत नहीं बोलना है, बच्चा बहुत जल्दी सुन लेता है और वो कैच कर लेता है। होता है ऐसा? मतलब हर छोटे बच्चे का जो कैचिंग पावर है, जो लिसनिंग बेसिकली एबिलिटी है, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है ना। बच्चे को आज आप पूछेंगे वो कोई भी हनी सिंह का गाना गा के बता देगा आपको, बिकॉज उसने वो सुना है और उसको वो याद है 2 या 3 बार में, पर उसको क्लास का आप पूछेंगे तो याद नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड जो तरीका है बच्चों को पढ़ाई कराने का, वो है बच्चों को सुनाकर चीजें समझाना। तो हमने बात की बच्चे को दिखाकर समझाना, बच्चे को सुनाकर समझाना। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी बच्चे का वे ऑफ लर्निंग होती है, या तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो तरीका होता है किसी भी बच्चे का चीजों को सीखने का, उसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल लर्निंग। ठीक है, मैं सर आपसे ही जानना चाहूंगा, लास्ट में सर बैठे हुए हैं, सर आपके बगल में, सर को प्लीज माइक दे दीजिए। जी सर, कौन सी क्लास में है आपका बच्चा? नर्सरी में है। छोटी सी साइकिल ली होगी आपने बच्चों को, या वॉकर ली होगी, क्या लिया था आपने? साइकिल। तो जब साइकिल चलाना सिखा रहे होंगे आप बच्चों को, तो किताब पेंसिल पे डायग्राम बनाकर सिखा रहे थे, साइकिल पे बिठाल कर से करवा रहे थे? ये प्रैक्टिकल तरीका हुआ। पर हम स्कूल क्यों भेजते हैं बच्चों को? चीजें सिखाने के लिए, रटाने के लिए। पर हमारा बच्चा क्या सीख पाता है अच्छे से? नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी होती है। मानते हैं सर ये चीज? इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया, उसमें जो तीसरा तरीका रखा, वो कौन सा तरीका है? प्रैक्टिकल तरीका, जिसको हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहते हैं। एक्टिविटी बेस्ड यानी अगर आपके बच्चे को कोई चीज याद करने से समझ नहीं आ रही है, बच्चे को देखकर कोई चीज समझ नहीं आ रही है, सुनकर कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो वो बच्चा प्रैक्टिकल करेगा अपने हाथों से, तब तो सीख पाएगा मैम, है ना। इसको हम कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो 3 तरीके हो गए, ठीक है। चौथा तरीका कोई मुझे बता सकता है? और क्या तरीके हो सकते हैं? कोई बताएगा? गलत जवाब बिल्कुल चलेंगे यहाँ पे। मैम आप बैठे, आप बताएंगे क्या तरीका है? चलिए मैं बता देता हूँ। चौथा जो तरीका है वो वही तरीका है जिस तरीके से आपने पढ़ाई करी, आपके फादर साहब ने पढ़ाई करी, मैंने पढ़ाई की, मेरे फादर साहब ने पढ़ाई की, जिसको हम ट्रेडिशनल तरीका कहते हैं। ट्रेडिशनल तरीका यानी कि वही ब्लैक कलर का बोर्ड और व्हाइट कलर की चौक। ठीक है, देखिए इस दुनिया संसार में कितने टेक्नोलॉजी लेकर आ जाए, टीचर की जगह रोबोट लेकर आ जाए, परंतु जो कमाल ब्लैक कलर का बोर्ड और एक सफेद चौक कर सकती है, वो दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती है। मानते हैं ये चीज आप लोग? राइट। इसलिए गवर्नमेंट ने भी जब ये पॉलिसी बनाई, देखिए गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी ओवरनाइट नहीं बनती है, ये पॉलिसी को बनने में 3-3, 4-4 साल लगते हैं, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया में इसको इंप्लीमेंट करना होता है। तो जो चौथा तरीका है पढ़ाई का बच्चों का, वो रखा ट्रेडिशनल तरीका। ठीक है, तो ये 4 तरीकों से अगर आपके बच्चे को पढ़ाया जाए, सीधी सी बात है, एक क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, 10 बच्चे चीजों को देखकर सीखना चाहते हैं, 10 बच्चे चीजों को सुनकर सीखना चाहते हैं, 10 बच्चे बेसिकली चीजों को एक्टिविटी के बेस करना चाहते हैं, 10 बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल याद कर कर भी सीखना चाहते हैं। राइट। तो ये चार तरीके हैं जिससे कोई बच्चा सीखना चाहता है। मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ पेरेंट्स यहाँ पर, क्या ये 4 तरीकों के अलावा भी कोई तरीका है जिससे आपका बच्चा सीखता है? सर है क्या कोई तरीका? मैम सर है कोई तरीका? है क्या मैम? 4 तरीके से सीख सकता है आपका बच्चा? बताइए सर।
खेती बाड़ी अगर बच्चे के सामने करेंगे तो प्रैक्टिकल करके सिखाएंगे ना, याद तो नहीं कराएंगे कि कौन सी फसल कौन सी यूरिया, राइट। तो वो चीज़ हमें बेसिकली बच्चे को प्रैक्टिकल, तो ये सब 4 तरीके क्या लगते हैं ज़रूरी आपके लिए, बच्चों के लिए? सर क्या लगता है 4 तरीके हैं ज़रूरी है नहीं है? अगर इस तरीकों से आपके बच्चे को पढ़ाया जाता है, क्या लगता है बच्चे के अंदर सुधार देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा? जी बिल्कुल देखा जाएगा। क्यों देखा जाएगा? क्योंकि आज के ज़माने की सर ये आवश्यकता है, क्योंकि आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी होती है। तो वर्तमान समय में जो ज़माने की जो मांग है उसके अनुसार अपन को चलना पड़ेगा सर। और आज का ज़माना जो बिल्कुल हाईटेक हो चुका है, उसके अनुसार जो संस्था ने प्रोग्राम चालू करने के लिए अपनी विचार है तो बहुत काबिल तारीफ है ये। और बच्चों को ये टेक्निक के तरीके से पढ़ाना अब आज के ज़माने की आवश्यकता है सर। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां हो जाए एक बार इन पेरेंट्स के लिए, जितने अच्छे तरीके से उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि देखिए सर, समय प्रकृति जो है वो कहीं ना कहीं बदलाव उसका एक नियम होता है, राइट। आपको समय के साथ बदलाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सर ने जिस तरीके से चीज़ कही वो बिल्कुल वही चीज़ आज हम करने जा रहे हैं। आप स्मार्ट क्लास कितने सालों से सुनते आ रहे हैं, राइट। स्मार्ट क्लास में क्या होता है, आप कोई भी बड़े स्कूल में जाइए, एक सफ़ेद कलर का प्रोजेक्टर लगा होता है, राइट। एक बोर्ड लगा होगा, सामने प्रोजेक्टर होगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने अपनी एजुकेशन स्कूलिंग कंप्लीट की, मैंने बहुत अच्छे रायसेन जिले के बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ाई करी, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई करी। वहाँ पे भी जो स्मार्ट बोर्ड लगा था, मुझे हफ्ते में 1 दिन चांस मिलता था उस स्मार्ट बोर्ड को देखने का। आज आप यहाँ के कोई भी स्कूल में लेकर जाइए ना, स्मार्ट क्लासेस हर क्लास में है, बस वो नाम की स्मार्ट क्लासेस है, राइट। यहाँ पर क्या हमने चेंजेस करा, क्या अंतर करा? यहाँ पर हमने कोई स्मार्ट क्लास नहीं करने के लिए आप लोगों को बुलाया, नहीं, हम कोई स्मार्ट क्लास बना रहे हैं। यहाँ पे हम जो चीज़ यहाँ पर लेकर आए हैं वो एक इंटरेक्टिव प्लस इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं। इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन यानी कि हमने आपको बता तो दिया कि एक बच्चा बेसिकली देखकर सीख सकता है, एक बच्चा सुनकर सीखता है, एक बच्चा एक्टिविटी करेगा और एक बच्चा किताबों से पढ़ेगा। परंतु अगर किताब में जो चीज लिखी हुई है बच्चे की, वो चीज उसको क्लास में सामने जो हमने टेलीविजन या प्रोजेक्टर या फिर हमने पैनल लगाया है, वो सेम चीज अगर उसमें नहीं चलेगी तो क्या बच्चा कनेक्ट कर पाएगा उसकी एजुकेशन से? कभी नहीं कर पाएगा, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल, किताब में डायग्राम जो है वो कुछ अलग तरीके से है, परंतु टीचर उसको दिखा रहे हैं कुछ अलग तरीके से, तो क्या बच्चे को कनेक्टिविटी मिलेगी? नहीं। फिर तो बच्चा यूट्यूब से भी पढ़ सकता है, राइट। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमारा ये जो प्रोपेल का प्रोग्राम है जो अब हमारे स्कूल के साथ में आगे काम करने जा रहा है, ये प्रोग्राम एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन के साथ में हमारी एनसीएफ की करिकुलम अलाइंड स्कूल बनने जा रहा है। जैसे कि अब हमारी हर क्लासरूम में 7वीं तक की कक्षाओं में इस स्कूल में आने वाले इस साल से एकेडमिक ईयर से हर क्लासरूम में जो होगा वो एक स्मार्ट टेलीविजन लगाई जाएगी, ठीक है, 43 इंच की। अब हर बच्चा जो किताब से पढ़ेगा उसको जो चीज किताब में समझ में नहीं आ रही है तो देन एंड देयर उसको हफ्ते भर इंतजार नहीं करना है स्मार्ट क्लास में जाने का कि स्मार्ट क्लास में मैं 1 हफ्ते बाद जाऊंगा तो जो हफ्ते भर में चीज समझ में नहीं आई वो चीज मैं क्लास में जाके समझूंगा। अब उसको देन एंड देयर अगर उसको किताब से कोई चीज समझ में नहीं आती है तो वही के वही टाइम पे वो बच्चा जब अपनी आंखें ऊपर करेगा तो सेम चीज जो किताब में है वो बच्चा टेलीविजन पे देखकर सीख सकता है, सुनकर समझ सकता है। इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन, जहां पर आप देख सकते हैं। इसको प्लीज आगे कंटिन्यू कीजिए, नमन जी आगे कंटिन्यू कीजिए प्लीज। ये देखिए, ये कुछ आप फोटोज देख पा रहे हैं अभी, ये है हमारे अभी 2025 में हम आ चुके हैं, फिर भी कुछ इस तरीके की क्लासरूम है आज के डेट में हमारे यहाँ पे। मानते हैं आप लोग ये चीज? क्लासरूम यही होती है क्लासरूम। आगे बढ़ाइए, ये देखिए आप, ये कुछ क्लासरूम है। अब ये फोटो हमने यहाँ पर क्यों लगाई है? ये फोटो इसलिए लगाई है कि आपका बच्चा साल भर मेहनत करता है, साल भर पढ़ाई करता है, आप अपना पैसा भी मेहनत से बच्चे के ऊपर खर्च करते हैं, महंगे महंगे कोर्सेज, महंगी महंगी स्कूल की फीसें जमा करते हैं, पर उसके बाद भी जब बच्चे का चाहा हुआ रिजल्ट उसको नहीं मिलता है तो बच्चा कुछ इस तरीके से मायूस हो जाता है हमारा स्टूडेंट, ठीक है। आप देखेंगे अब आज फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत माता पिता हैं जिनके बच्चा 11वीं 12वीं में भी है, या कोई बच्चे का कोई ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनका जो स्टूडेंट है, जिनका जो बच्चा है वो बेसिकली 11वीं में आने वाला होगा और सब्जेक्ट को चुनेगा। आप देखिएगा बच्चा अगर बोलता है मुझे मैथ लेना है तो जाहिर सी बात है आपका बच्चा बचपन से मैथ में अच्छा होगा तभी वो 11वीं में मैथ लेना चाहेगा, राइट सर, सही कह रहा हूं मैं। और अगर कोई बच्चा मैथ में अच्छा नहीं होगा तो
तो हो सकता है कुछ बच्चे बोलेंगे मुझे तो कॉमर्स लेना है। अच्छा, जाहिर अच्छी बात यह है कि कॉमर्स नहीं में कभी पढ़ाई नहीं है उस बच्चे ने 10वीं के पहले, परंतु वो बोलेगा मुझे तो इंटरेस्ट कॉमर्स में है। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अरे इंटरेस्ट तो जब बिल्ड होता है जब वो चीज आपको समझ में आती है। इसलिए बच्चे का जो सब्जेक्ट है ना कि वो 11वीं में क्या लेने वाला है वो इसी उम्र से चालू हो जाता है। अब इस उम्र में अगर आपके बच्चे का मैथ फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा तो वो मैथ लेगा, अगर बायोलॉजी फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगी तो मैम वो बायो ले लेगा बच्चा, जाहिर सी बात है। तो क्यों ना हम इस बच्चे को उसका जो सब्जेक्ट है उसके इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाएं। तो जाहिर सी बात है 11वीं तक बच्चा पहुंचेगा तो अपने हिसाब का अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट चुन पाएगा, ना कि जिसमें वो कमजोर है वो नहीं लेगा। सही कह रहा हूं सर? कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं सर? समझ आ रहा है मेरी बातों को? ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज इसको आगे कंटिन्यू कीजिए। यहां पर लिखा है कि इमेजिन इफ योर चाइल्ड गेट्स अ चांस टू लर्न अ स्मार्ट स्कूल। अब कैसा स्मार्ट क्लास नहीं है हमारी, ये स्मार्ट स्कूल बन जाएगा। स्मार्ट क्लास में क्या होता है, क्लास में बहुत हाई डेफिनेशन महंगे महंगे आधुनिकता से भरे चीजें लगा जाती हैं, उनको स्मार्ट क्लास कहते हैं। स्मार्ट स्कूल वो होता है जहाँ के टीचर स्मार्ट होते हैं, जिनके टीचर्स को पता है कि कल क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और पढ़ाने से पहले मुझे खुद पढ़कर जाना है। देखिए कड़वा सच ये है कि अभी तक कोई भी टीचर क्लासरूम में जाने से पहले पढ़कर नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको इतना समय ही नहीं होता था। अब इस साल से इस स्कूल में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। यहाँ पे जितने भी टीचर बैठे हुए हैं इनकी पिछले 1 महीने से ट्रेनिंग चल रही है। आने वाले टाइम में भी इनकी 2 से 3 बार ट्रेनिंग्स रखी गई हैं, जहाँ पर आने वाला जब हमारा सत्र ओपन होगा जून जुलाई में, जब से बेसिकली हर टीचर काफी ट्रेंड होकर आप आपके बच्चों को पढ़ाना चालू करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, इसको प्लीज आगे कंटिन्यू कीजिए। अब देखेंगे आप वो जो क्लासेस अभी हमने देखी उन क्लासेस को हमने कुछ इस तरीके से बदल दिया है। आप देखेंगे कि हमने टीचर के बगल पीछे से ना बोर्ड नहीं हटाया है, या फिर हमने सिर्फ टेलीविजन नहीं लगाई है। बिकॉज जैसा कि मैंने कहा था, चौथा तरीका होता है ट्रेडिशनल तरीका। ट्रेडिशनल तरीका यानी जो पुराना ब्लैक बोर्ड वाला तरीका था वो होना बहुत जरूरी है। इसलिए जो टेलीविजन है वो बेसिकली बोर्ड के जस्ट बगल में लगाई हुई है कि अगर आपके बच्चे को कोई चीज किताब के माध्यम से समझ में नहीं आती है, अगर आपके बच्चे को कोई चीज टीचर्स के बोर्ड के लिखने के तरीके से समझ में नहीं आती है, या फिर हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है मैम, राइट? तो अगर आपके बच्चे का तरीका टीचर से मैच नहीं हो पा रहा है तो वो बच्चा देन एंड देयर सेम टाइम में टेलीविजन में वो पर्टिकुलर चीज को देखकर समझ सकता है। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, इसको भी हम समझ लेते हैं। हमने क्या किया, बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बुक्स के सेट रखे हुए हैं। ठीक है, ये जो बुक के सेट आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर के बॉक्सेस में, इनके ऊपर लिखा हुआ है प्रोपेल स्मार्ट लर्निंग फॉर सक्सेस। ये जो किताबें हैं ये कोई लोकल किताबें नहीं है, लोकल पब्लिशर की किताबें नहीं है। ठीक है, ये जो किताबें हैं ये पियर्सन की बुक्स हैं। किसी ने पियर्सन का नाम सुना है आज से पहले? सर सुना है आपने पियर्सन का? सर को प्लीज माइक दीजिए। जी सर, पियर्सन का नेम सुना है आपने? जी सर। कैसे सुना है सर? सर मेरी एक्चुअली कोचिंग इंस्टीट्यूट है। ओके। और हम बच्चों को जो फाउंडेशन का प्रोग्राम करवाते हैं तो पियर्सन, सिंगेज, यही पब्लिकेशंस की। ग्रेट सर, ग्रेट। सो आई गेस आप उस चीज़ की क्वालिटी को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि पियर्सन की क्या क्वालिटी है। तो यहाँ पर बेसिकली जैसे कि सर ने बताया, सर का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है। फाउंडेशन यानी बड़ी क्लासेस में 8 to 12 सर का जो प्रोग्राम चलता है वहाँ पर सर पियर्सन की किताबों से पढ़ाते हैं। देखिए जिन लोगों को पियर्सन का नाम पता है, जो उसके बारे में जानते हैं, इट इज़ एन मल्टीनेशनल कंपनी। 54 साल से ये कंपनी चल रही है और 34 देश में इनकी किताबें चलती हैं। तो यहाँ पर अब आपका बच्चा क्या होता है ना, पेरेंट्स बहुत चिंतित हो जाते हैं बच्चों की पढ़ाई को लेकर और बोलते हैं मैं अपने बच्चों को इंदौर भेजूंगा पढ़ाई के लिए, या भोपाल भेजूंगा, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है मुझे मेरे बच्चे को। होता है सारी चिंता लगी रहती है बच्चों की, राइट? तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो वो स्कूलों में एडवांस अकेडमी जैसे बड़े स्कूलों में जिन किताब से बच्चों को पढ़ाया जाएगा ना, अब कुक्षी के इस स्कूल में भी जो किताबें होंगी वो पियर्सन पब्लिकेशन की होंगी। ठीक है, अब पियर्सन की भी कोई ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ हिंदी और इंग्लिश की बुक पियर्सन की लगा दी, बाकी मैंने गवर्नमेंट बुक लगा दी, ऐसा नहीं। यहाँ पर जो जितना भी टोटल सिलेबस होगा बच्चे का वो पियर्सन का होने जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, जैसे कि सर ने बताया और सर बहुत अच्छे तरीके से ये चीज समझते भी हैं कि अगर पियर्सन की बुक्स होंगी, सीधी सी बात है, तो कठिन भी रहेंगी, राइट? पढ़ाने का तरीका भी कठिन रहेगा। तो फिर टीचर्स जो अभी तक साधारण बुक से पढ़ा रहे थे, इनको एकदम से आप पियर्सन की बुक्स देंगे तो क्या इन टीचर्स के लिए कठिन नहीं पड़ेगा?
बिल्कुल पढ़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली इस बुक में दिए गए हर एक पेज में लिखा हुआ कंटेंट को इंटीग्रेट किया एक टैबलेट के माध्यम से। ठीक है, हर टीचर को हमारी तरफ से 8 से 10 इंच का एक टैबलेट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, ये टैबलेट के माध्यम से हर जो टीचर है, देखिए आप ये इसमें देख सकते हैं, हर जो टीचर है वो बेसिकली अब बच्चों को टैबलेट के माध्यम से पढ़ाएगा। ठीक है, अब समझिए कि किताब के हर एक पेज में लिखी हुई हर एक चीज कनेक्ट है टीचर को दिए गए एक टैबलेट के अंदर, परंतु टैबलेट से थोड़ी ना आपका बच्चा पढ़ाई करेगा। तो ये टैबलेट जो होगा ये कनेक्ट होगा क्लास में लगने वाली एक टेलीविजन से, स्मार्ट टेलीविजन से। इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन। अब क्या होता है, स्मार्ट क्लास तो बहुत स्कूल्स लगा लेते हैं, परंतु मुद्दा प्रॉब्लम आती है अच्छे कंटेंट की। ठीक है, अब कंटेंट बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, मिसमैच करता है। हमने जो कंटेंट बेसिकली सर यहाँ पर बनाया हुआ है, ये हमारी बुक के हर एक पेज और हर एक लाइन के साथ में इंटीग्रेट करता है, और साथ में अब इन टीचर्स को सब कुछ रेडीमेड मिलेगा कि आज क्या पढ़ाना, कल क्या पढ़ाना, परसों क्या पढ़ाना, कैसे पढ़ाना। और गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंतर्गत बीएड में भी जो टीचर्स करते हैं उनको भी बताया जाता है कि लेसन प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी भी क्लासरूम में पढ़ाने से पहले। लेसन प्लानिंग यानी हम जब भी कोई भी काम करते हैं प्लानिंग करके जाते हैं, ऐसी बच्चों को पढ़ाने की भी प्लानिंग होती है जिसको लेसन प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, और उसके पहले टीचर को हर क्लासरूम में जाने से पहले पढ़कर जाना होता है सर। ठीक है, तो इस टैबलेट के माध्यम से आपका सब कुछ टीचर का काम ये टैबलेट करके देगा। ठीक है, जहां पर आज क्या पढ़ाना है बच्चों को, कल क्या पढ़ाना है, परसों क्या पढ़ाना है, सब कुछ होमवर्क से लेकर एवरीथिंग टीचर को हम लोग की तरफ से यहाँ पर प्रोवाइड होगा, सो दैट हमारे टीचर्स का जो सबसे ज्यादा बोझ वाले काम थे, लेसन प्लान बनाना, बाकी का एग्जाम पेपर बनाना, हमारा टीचर क्या कर रहा था, इन्हीं सारी चीजों में इतना ज्यादा बिजी था। आज आप देखेंगे आपका बच्चा तो 2 बजे फ्री हो जाता है, पर ये टीचर शाम के 6-6 बजे तक स्कूल में बैठ के कॉपियां ही चेक करते रहते हैं। अब टीचर को इतना सारा आप काम दे दोगे तो वो बच्चे पे कैसे फोकस कर पाएगा आपके? सर गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं, सही कह रहा हूँ ना मैं, राइट? तो कैसे फोकस कर पाएगा? तो उस चीज को अच्छे तरीके से फोकस कर पाए, राइट? सो व्हाट वी हैव डेवलप हियर, हमने हर चीज को एक दूसरे से कनेक्ट किया। तो अगर आपके बच्चे को कोई चीज किताब में समझ में नहीं आ रही है तो बच्चा बेसिकली हर चीज को टेलीविजन पे देखकर समझ पाएगा, सीख पाएगा और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट यानी सर बताएंगे मुझे कॉन्सेप्ट से क्या समझते हैं, कितना जरूरी है बच्चे के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना? जरूरी मानते हैं सर? बहुत ज्यादा जरूरी है। आज जितने भी पेरेंट्स के बच्चे यहाँ पर 8th क्लास के ऊपर बैठे हुए हैं या फिर 11th या 12th में होंगे, अगर मैं बात करूं तो अब आपके बच्चों को बाहर जाना है पढ़ाई करने के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, राइट? यहाँ पर टीचर्स लोग भी बैठे हुए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देखेंगे तो वहां पर बहुत कम थ्योरी का काम बहुत कम होता है, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी सिर्फ तुक्का नहीं लगाना है कौन बनेगा करोड़पति की तरह। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमेशा अगर किसी भी बच्चे की कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी वो 4 विकल्प में से एक सही विकल्प बता पाएगा। सही आंसर का 1 नंबर और गलत आंसर का -1 नंबर, है ना? इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम। परंतु अभी 12वीं तक ये माइक दे दे। पर अभी होता क्या है हमारी शिक्षा प्रणाली में, हमारा बच्चा याद करता है, फिर 36-32 पेज की कॉपी भरता है, उसको फिर अच्छे नंबर मिलते हैं, होता है, परंतु उससे सीखने कम मिलता है बच्चे को। नंबर तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, राइट? सो व्हाट वी हैव डन, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर बच्चों की कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो पाए, हर बच्चा टॉपिक को बारीकी से देख पाए कि प्रकाश संश्लेषण में कोई भी पौधा कैसे खाना बना रहा है, तो वो बच्चा देख पाए कि खाना बन कैसे रहा है। वो सारी की सारी चीजें अब क्लासरूम में रहने वाली है। एंड हर टीचर जो होगा वो अब आपका सुपर टीचर यानी ट्रेंड टीचर है, जहां पर हर टीचर को सर्टिफिकेशन कोर्सेज होंगे। वो पहले टीचर पढ़ेगा, हमारा कोर्स पास करेगा, तब जाकर वो क्लासरूम में पढ़ाने के लिए आगे कंटिन्यू कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो क्लासरूम होगा और जो स्कूल होगा वो नई शिक्षा पद्धति, नई शिक्षा प्रणाली के द्वारा बहुत सारी चीजों के साथ बदलाव करेगा। बदलाव ऐसा नहीं करेगा कि यहाँ पर बढ़िया स्विमिंग पूल लग जाएगा, यहाँ पर एक और बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। स्कूल का ग्रोथ, स्कूल का डेवलपमेंट स्विमिंग पूल और बड़ी बिल्डिंगों से नहीं होता है। अच्छा स्कूल का ग्रोथ अच्छा जब कहलाता है जब इस स्कूल के बच्चे बाहर जाकर कुछ बनते हैं। आज मैं हमेशा मेरे स्कूल का नाम क्यों लेता हूँ? बिकॉज आज मैं जो भी हूँ मेरी स्कूल की बदौलत हूँ। एंड ये बच्चे भी जब बाहर जाएंगे तो सबसे पहले हो सकता है जब ये अपनी लाइफ में कुछ अचीव करे तो मम्मी को बाद में फोन लगाए, टीचर फेवरेट टीचर को पहले फोन लगाएंगे।
होता है, बहुत बार होता है ऐसा। तो वो चीज का कनेक्टिविटी बनी रहे, ठीक है, तो उस तरीके से ये चीज बेसिकली यहाँ पर हमने डेवलप की है, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, आपका कर्तव्य क्या है, कि आज हमने इसलिए यहाँ पर बुलाया कि आपको हम आखिरी में ये बोल देंगे कि अगले साल आपकी फीस बढ़ने वाली है, नहीं। स्कूल मैनेजमेंट इतना सब कुछ कर रहा है, कोई हम आपसे इस चीज का अलग से कुछ आपके ऊपर बोझ नहीं डाल रहे, ठीक है। ये शोभा मैम, हमारा मैनेजमेंट, इन सारी चीजों का सहयोग है, परंतु हमको आगे अच्छे तरीके से ये काम करने के लिए, आपके बच्चों को अच्छी गुड क्वालिटी की एजुकेशन देने के लिए आपका सहयोग लगेगा। बिना आपके सहयोग से क्या ये चीज पॉसिबल हो पाएगी सर? नहीं हो पाएगी। क्या सहयोग करना होगा आपको स्कूल में बताए गई दुकानें जो होंगी वहां पर जाके सबसे पहले तो किताबें लेनी होंगी बच्चों की, ठीक है। किताबें कौन सी होंगी? पियर्सन की होंगी, ठीक है। किताबों में आपको आंख बंद करके किताब लेनी होगी, बिकॉज अगर किताबें ही नहीं ली आपके बच्चों ने तो फिर ये टीवी भी फेल, स्मार्ट क्लास भी फेल, टीचर की ट्रेनिंग भी फेल, टीचर का टैबलेट भी फेल, सब कुछ, क्योंकि सब कुछ ही तो इंटरकनेक्ट है इन किताबों के माध्यम से। हर चीज, ये पूरा का पूरा जो मटेरियल है, ये पूरा का पूरा कनेक्ट होगा इन किताब के माध्यम से। तो आपको आपके कर्तव्य के रूप में क्या करना है? बेसिकली बुक्स के सेट बेसिकली परचेज करने होंगे बच्चों के लिए। इतना समझ आया सर? इतना तो कर सकते हैं सर हम बच्चों के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए। सर इसमें कोई चैलेंज तो नहीं है? मैं पेरेंट्स आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ सर, किताबों को देखने के लिए मैं आपको पर्सनली बिठाल के समझाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं खुद आपको बिठाल के एक चीज समझाऊंगा। हर पेरेंट ओरिएंटेशन में मुझे 4 से 5 ऐसे पेरेंट्स मिलते हैं जिनके साथ मेरी आखिरी में काफी बात और मीटिंग होती है, मुझे वो मिल चुके हैं। मैं आपको पूरी सारी चीज समझाऊंगा सर, बट अभी एज ऑफ नाउ आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे ये समझना है आपसे कि इतना तो एज अ पेरेंट्स, ठीक है, एंड आप लोग भी शायद बाकी पेरेंट्स को ये चीज समझाएंगे कि कितना ज्यादा जरूरी है ये चीज। क्या लगता है सर, हेल्पफुल होगा ये निर्णय स्कूल मैनेजमेंट का? है कुक्षी क्षेत्र में यहाँ के ग्रामीण बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा कि नहीं होगा सर? होगा, पक्की बात है, ठीक है। इसमें आपका सहयोग रहेगा हमारी तरफ से, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, कुछ मेंटेलिटी होती है पेरेंट्स की, खासतौर पर जितने फादर यहाँ पर बैठे हैं, पिताजी लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बात कहूंगा। जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के या छोटे शहर के पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि पढ़ाने का काम मम्मी लोगों का, हम तो नौकरी कर रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज ये मेंटेलिटी चेंज करनी है आप लोगों को, ठीक है। कोशिश ये करनी है कि घर पे आधा घंटा इतना तो पूछ सकते हैं हम कि बेटा दिन भर में क्या पढ़ाया, आज हमने क्यों बुलाया आपको, ताकि हम आपको बताएं कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं। परंतु आपको ये चीज देखनी है कि आज जो वादे हमने किए वो वादे सच में पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। वो चीज कैसे पता चलेगी? जब बच्चा रोज घर आएगा तो रोज आपको पूछना है कि क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया। ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं बच्चों से पूछनी होंगी और कोशिश करना है। अगर थोड़ा बहुत हमको समझ में आता है, बहुत पेरेंट्स बोलेंगे कि सर हम इतने पढ़े लिखे नहीं है, कोई बात नहीं है, पिता का डर ही काफी है किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए। आप अगर बैठ जाएंगे बच्चे के साइड में और बस बोलेंगे बेटा तू पढ़ाई कर, बच्चा पढ़ाई करेगा, आपका डर ही काफी है। उतना अगर सहयोग अगर पेरेंट्स करते हैं तो बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज होती है। वरना क्या कहा जाता है कि सर हम इतने पढ़े लिखे होते तो बच्चों को स्कूल में ही क्यों पहुंचाते हैं, है ना। बहुत ऐसे डायलॉग होते हैं पेरेंट्स के, ठीक है। मैं दोनों एंगल से बात कर रहा हूँ। टीचर के एंगल से आप पेरेंट टीचर मीटिंग में आएंगे तो बोलेंगे कि आपका बच्चा बहुत समझदार है, बस मेहनत करने की जरूरत है ना। तो ये डिप्लोमेटिक जो आंसर है कि भाई हमें आता होता तो हम स्कूल ही क्यों भेजते। टीचर्स बोलते हैं घर पे आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए आप कितना भी स्कूल के ऊपर बात डाल दीजिए, आपका बच्चा स्कूल में सिर्फ 6 से 7 घंटा रहता है। लंबा समय 20 घंटे 18 घंटे 15 घंटे किसके पास है बच्चा? आप लोगों के पास है, खासतौर पर छोटे बच्चे प्री प्राइमरी के। तो यहाँ पर प्लीज आप लोग को भी उस चीज से, आपका जो कर्तव्य है उस पर आपको बहुत अच्छे तरीके से खरा उतरना है, राइट। तो इसी तरीके से हमारा ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। इसी तरीके से हर क्लासरूम जो होगी वो स्मार्ट क्लासरूम में बदल जाएगी आने वाले टाइम में। हर बच्चे को जो किताब मिलेगी 4ठी कक्षा तक वो पियर्सन की होगी। 6वीं 7वीं में हमारे पास बेसिकली उससे भी अलग बुक्स हैं जिनके सेट अभी हमने यहाँ पर आप लोगों को बताए हैं, यहाँ रखे हुए हैं। तो इस तरीके से आपको यही बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। आपको बस बच्चों को बुक्स दिलानी है। हर बच्चे का पढ़ाई का जो तरीका होगा वो स्मार्ट होगा। टीचर्स जो होंगे वो पहले की तरह नहीं रहेंगे। इन टीचर्स को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग हमने कई बार कराई है और आगे भी कराते रहेंगे, सो दैट आपका जो बच्चा होगा वो एक गुड क्वालिटी की पढ़ाई कर पाएगा, ताकि आपके मन में ये बात ना आए कि इंदौर भेज दिया होता तो बहुत अच्छा होता, है ना। अच्छे स्कूल में अच्छी जगह जाए। अब ये स्कूल में भी जो शिक्षा पद्धति है वो बेसिकली अब बाहर स्कूल की तरह हो चुकी है।
एंड अच्छी बात यह है कि कुक्षी का ये एकमात्र आज का स्कूल है। एंड आने वाले टाइम में भी हम ये जो प्रोपेल वाला सॉल्यूशन है, ये आप देख सकते हैं प्रोपेल सॉल्यूशन है, ये कुक्षी के सिर्फ इसी स्कूल में रहने वाला है और हम किसी स्कूल में भी नहीं देने वाले। Why? Because हम एज अ टीम एक ही स्कूल के साथ मेहनत कर सकते हैं। एंड हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं हमारे टीचर्स के साथ में। कल भी टीचर शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक हमारे साथ ट्रेनिंग में रहे। क्यों? ताकि आपके बच्चे को एक अच्छी पढ़ाई मिल पाए, गुड क्वालिटी की पढ़ाई मिल पाए। तो मैं एक बार चाहूंगा जोरदार हाथ उठाकर मुझे बता सकते हैं, सहयोग रहेगा आप सभी पेरेंट्स का हम लोगों को? हाथ उठाकर बता सकते हैं सर, रहेगा सपोर्ट? सर मानते हैं सर, आप लोग सपोर्ट रहेगा आपका पेरेंट्स को? ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि बच्चे अब पढ़ाई में बहुत अच्छा है, बस मेहनत करने की आवश्यकता है? मेहनत हमको ही करानी है। आज ये प्रोग्राम सभी लोग इसलिए बैठे हैं ताकि सब लोग एक सेम तरीके की बातें समझ पाए। हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारा बच्चा जब स्कूल से निकले तो उतना काबिल रहे, उसको ये ना लगे कि मुझे स्कूल से बहुत कुछ नहीं मिल पाया। मैं बात अभी भी बहुत बड़ी बड़े फंक्शंस, बड़ी बड़ी बसेस इनकी नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ क्लासरूम में अंदर चलने वाली पढ़ाई की। उसमें क्वालिटी होगी तो बच्चा ऑटोमेटिक चीजें सीख पाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं सर दर्शन जी को बुलाना चाह रहा हूँ। दर्शन जी कुछ चीजें आप कंटिन्यू करना चाहें, कुछ स्कूल के बारे में बताना चाहें। एंड हाँ जी ठीक है, नमन जी आप आ सकते हैं, इसको कंक्लूड कर सकते हैं हम। पेरेंट्स आगे बढ़ने से पहले कार्यक्रम में यहाँ पर कुछ अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन रखे गए हैं कुछ स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, एंड उससे पहले हमने एक वीडियो यहाँ पर आप सभी पेरेंट्स के लिए तैयार की है। ठीक है, मैं चाहता हूँ एक छोटी सी वीडियो देखिए, फिर हम कार्यक्रम को आगे कंटिन्यू करते हैं। अपनी नींद गवाकर बच्चों को ख्वाब दिखाते हैं। तब जाके बच्चे कुछ बन पाते हैं। धागों से बच्चों के लिए बड़ी चादर सिलवाते हैं। खुद के जूते में कितने भी छेद हों, उनके चेहरे हमेशा चमचमाते हैं। तब जाके बच्चे कुछ बन पाते हैं। दूरी ज्यादा हो तो गोद में उठाते हैं, कंधों पे चढ़ाकर उन्हें आगे बढ़ाते हैं। तब जाके बच्चे कुछ बन पाते हैं। तेज धूप सर आंखों पर ले उन्हें छांव दिखलाते हैं। अपना पसीना सींच सींच के उनकी बगिया महकाते हैं। तब जाके बच्चे कुछ बन पाते हैं। अपने पंख देके उनके पंख बड़े कर जाते हैं। जब उदास हो मन उनका उम्मीद पकड़ कर लाते हैं। तब जाके बच्चे कुछ बन पाते हैं। हर रोज आपके जैसे लाखों पेरेंट्स खुद दिए की तरह जलते हैं ताकि अपने बच्चों की जिंदगी रोशन कर सकें। लीड इस प्यार भरे बलिदान को सलाम करता है।
देखिए, अभी हमने बहुत ऊर्जावान ओजस्वी स्पीच जो थी वो आदरणीय श्री मुकुल जी शर्मा के द्वारा सुनी। उन्होंने हमें आगामी जो भी हमारी स्कूल में नया करिकुलम आने वाला है उसके बारे में अवगत कराया। आप सब पेरेंट्स से उम्मीद है कि आप सब ने उनकी बातों को आत्मसात किया होगा, अनुसरण किया होगा और आप सभी हमें सहयोग देंगे। इसी के साथ कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं यहाँ पर जो इस वर्ष जिन बच्चों ने टॉप रैंक्स हासिल किए उनमें से जो टॉपेस्ट है ना, जिसने की फर्स्ट पोजीशन हासिल की है अपनी अपनी क्लास में, तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा अवार्ड